नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो प्राकल्पना का महत्व, इम्पोर्टेंसी ऑफ हाइपोथेसिस कि एक रिसर्च के दौरान हाइपोथेसिस की क्या इम्पोर्टेंसी हो सकती है। एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुसंधान के दौरान प्राकल्पना का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको महत्व के साथ साथ इसकी सीमाओं का भी हमें बताना होता है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनुसंधान में प्राकल्पना के महत्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। विद्वान इसकी तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुबनुमा से करते हैं, जो कुछ समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखलाने वाले प्रकाश स्तंभ से जो अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं। मैक्स वेबर का मत है कि प्राकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान में या गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। गुडे एवं हार्ट का मत है कि प्राकल्पना ये बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। उन्होंने आगे फिर लिखा है, एक अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। कोहेन तथा नागेल लिखते हैं, एक प्राकल्पना का प्रकार हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के लिए पथ प्रदर्शन का करना है। प्राकल्पना का प्रकार हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के लिए पथ प्रदर्शन करता है, अर्थात हमारा ये प्राकल्पना एक तरह से गाइडेंस करती है, हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना है, किस दिशा की ओर बढ़ना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। इसी के द्वारा वह सत्य और असत्य की पुष्टि करता है एवं विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाता है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान पतवार विहीन जहाज की भांति होता है। प्राकल्पना एक तरह से अनुसंधानकर्ता के लिए पतवार विहीन जहाज की भांति होता है। पतवार विहीन का मतलब है बिना ड्राइवर के जहाज, अब वो किसी भी दिशा में जा सकता है। अगर जहाज का ड्राइवर होगा तो निश्चित एक निश्चित दिशा की ओर जाएगा। तो एक तरह से पतवार विहीन जहाज की के समान प्राकल्पना को माना गया है। प्राकल्पना के महत्व की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण कि प्राकल्पना हमारा जो का जो उद्देश्य है, रिसर्च के माध्यम से जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसका निर्धारण हम हाइपोथेसिस के माध्यम से ही करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल ऑफ द स्टडी, प्राकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा करते हैं। प्राकल्पनाएं हमें ये बताती हैं कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है, किन का नहीं, कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक हैं तथा कौन से निरर्थक हैं। कोहेन एवं नागेल लिखते हैं, प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित तथा विचारहीन भटकाव की भांति है। उसके निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। कोहेन एवं नागेल लिखते हैं कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित तथा विचारहीन भटकाव की भांति है। उसके निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। अध्ययन के उद्देश्य हमारे संकलन स्रोतों का भी निर्धारण करते हैं। तो पहला
महत्व, हाइपोथेसिस का अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा है उचित दिशा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सुटेबल डायरेक्शन, कि हाइपोथेसिस हमें एक उचित दिशा प्रोवाइड करवाती है कि हमें किस दिशा में अनुसंधान ले जाना है और हमें अनुसंधान में क्या करना है। ये प्राकल्पना ही हमें उचित दिशा बताती है। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है। प्राकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है। डलेन प्राकल्पना को एक ऐसी शक्तिशाली आकाशदीप के रूप में मानते हैं जो अनुसंधानकर्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। पीवी यंग लिखते हैं, इस प्रकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य संकलन से रक्षा करता है, जो बाद में अध्ययन समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, कि प्राकल्पना के माध्यम से जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है उसको सीमित अनुसंधानकर्ता उसको सीमित कर लेता है। अनावश्यक तथ्यों का वो संकलन नहीं कर पाता या नहीं करता। उन अनावश्यक तथ्यों का अनुसंधान में कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए प्राकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित करता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना के आधार पर हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। प्राकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अनुसंधानकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में प्राकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी तथ्यों का एक साथ अध्ययन करे। अतः ये आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है अध्ययन में निश्चितता लाना, ब्रिंगिंग डेफिनेटनेस इन दी स्टडी। अध्ययन में निश्चितता लाना, प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है तथ्यों के संकलन में सहायक, हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, अर्थात तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इस कार्य में प्राकल्पना सहायक होती है। एम.एच. गोपाल ने लिखा है, प्राकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक, यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है और वास्तव में महत्वपूर्ण तथा लाभकारी तथ्य इसकी दृष्टि से छूट सकते हैं। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है निष्कर्ष निकालने में सहायक, हेल्पफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकालने में सहायक। कि प्राकल्पना हमारे रिसर्च का, हमारे अनुसंधान का क्या निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष को निकालने में भी यह सहायक होती है। प्राकल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है
और तथ्यों के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्रकल्पनाएं सत्य हैं अथवा असत्य। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्यान्वेषण करना होता है, जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता। नोथ्राप का मत है कि किसी प्रकल्पना में विद्यमान तथ्य समस्या के समाधान भी हो सकते हैं। क्या वे वास्तव में समाधान है, ये जांच का कार्य है। तो निष्कर्ष निकालने में प्रकल्पना हमारी सहायक होती है। लास्ट इसकी इम्पोर्टेंस ही है सिद्धांतों के निर्माण में सहायक, कि प्रकल्पना सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है, क्योंकि रिसर्च का या अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है फॉर्मेशन ऑफ थ्योरीज, सिद्धांत निर्माण। तो प्रकल्पना के आधार पर प्रकल्पना हमारे सिद्धांत निर्माण में सहायक होती है। पीटर एच मन का मत है कि प्रकल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की कड़ी है। एम.एच. गोपाल के शब्दों में एक सिद्धांत तथा एक प्रकल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्रकल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से विकसित होते हैं। तो ये प्रकल्पना के कुछ महत्व हुए कि प्रकल्पना के क्या क्या महत्व हैं। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करती है, उचित दिशा प्रदान करना हाइपोथेसिस का महत्व है, अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना और अध्ययन में निश्चितता लाना। इसके अलावा तथ्यों के संकलन में सहायक होती है, निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है और सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। तो ये एक हाइपोथेसिस प्रकल्पना की इम्पोर्टेंस ही होती है। इसीलिए अनुसंधान में प्रकल्पना को काम में लिया जाता है। अब प्रकल्पना की कुछ लिमिटेशंस हैं, प्रकल्पना की कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं भी स्पष्ट करना ज़रूरी होता है। तो पहली इसकी लिमिटेशंस है प्रकल्पना में अटूट विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। कई बार अनुसंधानकर्ता प्रकल्पना को ही सत्य मान लेता है, उसमें अटूट आस्था या विश्वास पैदा कर लेता है, जिसके कारण कई बार अनुसंधान गलत दिशा की ओर बढ़ जाता है और जो निष्कर्ष और जो सिद्धांत निर्मित होते हैं वो गलत निर्मित हो जाते हैं। इसलिए प्रकल्पना में अटूट विश्वास अनुसंधानकर्ता को नहीं रखना चाहिए। कई बार अध्ययनकर्ता प्रकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए ही पी.वी. यंग ने लिखा है, एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्रकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दूसरी लिमिटेशंस है प्रकल्पना आधारित तथ्य। दूसरी लिमिटेशंस क्या है? प्रकल्पना आधारित तथ्य, हाइपोथेसिस बेस्ड फैक्ट। कहने का मतलब है कि अनुसंधानकर्ता केवल प्रकल्पना के आधार पर ही तथ्य एकत्रित करे तो जरूरी नहीं वो तथ्य सही हों या हमारी प्रकल्पना के आधार पर हम जो तथ्य एकत्रित कर रहे हैं वो सही हों। तो प्रकल्पना के आधार पर अनुसंधानकर्ता को तथ्य एकत्रित नहीं करने चाहिए। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्रकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्रकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद एवं व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में फ्राई ने लिखा है कि मात्र
विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, वरन एक संस्था अथवा परिस्थिति की गवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस है विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड इमोशंस। विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है, तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। अनुसंधानकर्ता के संवेग या उसकी विशेष रुचि अनुसंधान में जुड़ जाती है तो वो अनुसंधान पक्षपातपूर्ण हो जाता है, जिससे अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते और गलत तथ्य एकत्रित हो जाते हैं। अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु, प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बाधक है। तो ये कुछ सीमाएं हैं प्राकल्पना की, जिसके कारण अध्ययन में कुछ त्रुटियां आने की संभावना रहती है। प्राकल्पना में अटूट विश्वास, प्राकल्पना आधारित तथ्य, विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव, अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा पॉइंट या बिंदु, ये कुछ 4 इसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन स्पष्ट है कि यद्यपि प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, फिर भी उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इस संदर्भ में वेस्टावे ने उचित ही लिखा है, प्राकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। पीवी यंग लिखती हैं कि यदि अध्ययनकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने की ओर नहीं वरन सीखने और समझने की ओर बढ़ता है, तब उसकी प्राकल्पना कोई निहित स्वार्थ नहीं बनेगी, और यदि नवीन तथ्य उसकी प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार आज का वीडियो हाइपोथेसिस की इम्पोर्टेंसी या उसके महत्व तक ही सीमित है। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, प्राकल्पना निर्माण में प्रमुख कठिनाइयाँ, कि प्राकल्पना निर्माण में क्या कठिनाइयाँ हैं। ये वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टाइम में जारी करेंगे। तब तक ये देखते रहें। थैंक यू। ओके, नमस्कार।